नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना की है और फिर उद्योगपति दिवंगत अरविंद भाई के मफतलाल के जन्म शताब्दी समारोह में मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तैयार होने वाला है, मुझे भी निमंत्रण मिला है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज दिन भर की रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना की है, जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पीएम का चित्रकूट का ये दौरा है और ये तस्वीरें आपके सामने। और वहीं फर्जी जन प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। आजम खान सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता है। और सपा, बसपा और कांग्रेस दलित किसके पाले में जाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा पहले से ही दलितों को साधने की कवायद में जुटा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी दलितों को साधने की लगातार कोशिश कर रही है। ग्राउंड जीरो से इसी सवाल के जवाब की पड़ताल की है हमारी संवाददाता जया सिंह ने। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों को साधने के लिए ललित महासम्मेलन का आयोजन कर रही है और ऐसे में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का भी एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया। बता दें कि 2 नवंबर को राजधानी लखनऊ में दलितों का 1.5 लाख की आबादी जुटाकर कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलित सम्मेलन कर रही है, तमाम दलित सांसदों, तमाम दलित विधायकों को बस्ती संपर्क अभियान के तहत जिस तरीके से लगातार दलित बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार उनकी सक्रियता बढ़ाई जा रही है, तमाम उनको योजनाओं से, जो तमाम दलित समाज के लोग हैं उनको योजनाओं से, जो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको योजनाओं की जानकारी जहां दी जा रही है, तो वहीं लगातार इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी जिस तरीके से दलितों को साधने के लिए अलग अलग अभियान, अलग अलग रणनीतियां अपना रही हैं, तो वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि किस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तमाम 17 जो आरक्षित सीटें हैं दलितों को लिए, वो तमाम सीटों पे कब्जा किया था। तो 2019 में वही सीटें उसकी कम हो गई थी, 15 सीटों पे उसको जीत मिली थी। हालांकि जिस तरीके से उसको ये तमाम जीत मिली और जिस तरीके से तमाम दलित सीटों पे जो सुरक्षित सीटें रही हैं उस पर जीत देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि किस तरीके से उस जीत को दोहराया जाए और यही कोशिश का ये प्रारूप देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से तमाम कोशिशों के बावजूद तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये भी हमलावर नजर आ रही है कि लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है और दलितों पर अत्याचार हो रहा है। तो वहीं पे अब तमाम पार्टियां जो हैं, क्योंकि मायावती भी, क्योंकि माना जाता है कि जिस तरीके से मायावती की सरकार रही और बसपा का सबसे कोर वोट बैंक जो है दलितों का माना जाता है, क्योंकि निर्णायक भूमिका में है और माना जाता है 20 से 21% जो उत्तर प्रदेश की दलित आबादी है उसको साधने की लगातार कोशिश की जाती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से तमाम दलितों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि उसको लेकर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो है सवर्णों की पार्टी है, और ऐसे में दलितों के जो साधने की बात है, मुस्लिमों का जो साधने की बात है, उसमें कितना कामयाब होगी और क्या उसको सफलता मिल पाएगा। क्या 2014 के वो एक जो जीत था, एक विजय रथ जो उसका विजय का पताका जो फहरा था, क्या उसे फहरा पाएगी, बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार तमाम पार्टियां भी विपक्ष की दलितों को साधने को लेकर वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा भी पूरी रणनीति रूपरेखा तैयार कर रही है कि किस तरीके से दलितों के वोट बैंक पर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। कैमरा के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिलेट्स 2023 की कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद थे। लखनऊ में आयोजित हो रहे इस 3 दिवसीय अन्न महोत्सव को लेकर काफी उत्साह भी है। मिलेट्स 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमारे साथ एमएसएमई विभाग के मंत्री डॉक्टर राकेश सचान जी हैं। सर, किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और खासकर किसानों के लिए या फिर एमएसएमई विभाग के लिए, क्योंकि यहाँ तमाम उद्योग से जुड़े हुए यहाँ पर लोग हैं। ये मिलेट्स का प्रोग्राम 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2023 मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। इसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो मोटे अनाज का प्रचार प्रसार करना, किसानों को मुफ्त में बीज देना और ज़्यादा से ज़्यादा जनपदवार, विधानसभावार प्रेरित करना कि लोग इस खेती से जुड़ें, उसका प्रयास
सरकार का प्रयास सफल भी हो रहा है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तमाम किसान अपने जो भी जगह है उसमें कुछ न कुछ हिस्से पे मिलेट्स की खेती कर रहे हैं। जहाँ सिंचाई के कम साधन है वहाँ पर भी कर, तो लगातार सरकार का प्रयास है कि जो मिलेट्स की खेती परंपरागत बड़े पुराने अरसे से चली आ रही थी, लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, आबादी के बढ़ते चलते हरित क्रांति में ये नए तरीके के बीज आए और तमाम कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को समझाया, तो लोगों ने धीरे धीरे इस खेती को अपनाया। तो इसमें रसायन का इतना भयंकर प्रयोग होने से स्वास्थ्य के प्रति भी इस पे साइड इफेक्ट जब लोगों को लगा तो आज फिर लोग चिंतित हैं और इस ओर लौट रहे हैं। इस पे सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस खेती की ओर बढ़े। और दूसरी तरफ जब किसान प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको उत्पाद का लाभ भी मिले, उसके लिए एमएसएमई ने तमाम सारी नीतियां बनाई हैं। उद्योग की नीतियां हैं, हमारे खादी विभाग में जो रोजगार परक योजनाएं हैं उनसे लाभ लेकर के मिनट्स से तमाम पैदा किए हुए उत्पाद है, जैसे लड्डू है, नमकीन है, बिस्किट है, ये तमाम तरीके के जो अभी आप प्रदर्शनी में देखेंगे, दर्जनों तरीके के उत्पाद जो मिनट्स के बनाए हुए उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं, उनकी बिक्री भी हो रही है। अभी दिवाली में वो खूब सारी तरीके से बिक्री लोग पसंद करके उसको खरीदने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती की बात हम लोग करते हैं, लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान हैं, उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है। किस तरीके से सरकार कर रही है? देखिए, अब धीरे धीरे अन्नदाता किसान जागरूक है और समझ भी रहा है, क्योंकि आज अगर अच्छी फसल की बिक्री होगी तो वो जरूर आता है उस पर। तो आज मोटे अनाज के जो बाजार में कीमत मिल रही, मांग बढ़ रही है, तो उसमें वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। और आप अब ये देखें कि अगर उसको पूरे बहुत सारे ऐसे ग्राहक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है, तमाम बड़े शहरों में हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक खेती का उत्पाद हो, चाहे सब्जी हो चाहे अन्न हो, अगर वो उसको महंगा भी मिलता है तो उसका भी कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन इस पर वो ये भरोसा हो उसको कि ऑर्गेनिक खेती है और नेचुरल पैदा किया हुआ अन्न है, तो उसको वो आज भी कीमत दे रहा है। तमाम तरीके से हमारे बुंदेलखंड में इस तरह के जो किसान हैं उनके यहाँ लोग खरीदने जाते हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो अपना उत्पाद अपने फार्म हाउस से बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, अन्न बेचते हैं, तो लोग वहाँ लेने जाते हैं भरोसा कर। सरकार कृषि कुंभ का आयोजन करने जा रही है, क्या लगता है कि इस कुंभ के माध्यम से कितने किसानों को फायदा होने वाला है? देखिए, किसानों को, अन्नदाता किसानों को लगातार लाभ देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है और हर तरह से किसानों को मदद कर रही है। शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में किसानों को लाभ देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार इस बार किसान कृषि महाकुंभ से पहले अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम जो कृषि वैज्ञानिक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो बड़े किसान हैं उनको सम्मान करने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार इसी अन्न महोत्सव में करने जा रही है। रियाद के साथ जनता टीवी, लखनऊ। और लखनऊ में चल रहे अन्न महोत्सव में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ रही है और किसानों को अनाज का अच्छा रेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल्दी सरकार कृषि कुंभ का भी आयोजन करने जा रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। हमारे साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सर हैं। सर, आज किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज सरकार की तरफ से अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस तरीके से कार्यक्रम होगा सर? क्या किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा? आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव का आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आए थे। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि किसानों को लाभ, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, किसानों को कैसे फायदा हो सकता है और लोगों की कैसे सेहत अच्छी हो सकती है। तो उसमें जो मोटे अनाज है उन लोगों को हमने किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए उनके रेट बहुत, सरकार ने एमएसपी रेट बहुत बढ़ाए हैं और उनकी एवरेज भी ज़्यादा होने के खातिर उसको किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है और आम नागरिक की सेहत में भी सुधार होगा। ये हम लोग मिशन लेके चल रहे हैं। सर, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले किसानों के अलावा भी? देखिए, किसानों के बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और केंद्र सरकार से भी आपने देखा
संजय अग्रवाल जी यहाँ पर एग्रीकल्चर के पूरे पहले रहे सेक्रेटरी, और बहुत सारे अधिकारी जो कि अपने अपनी इस कार्यशाला में इस अपना जो उनकी ज्ञान है उसके किसानों के बारे में वो उसमें करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही, वो चाहें उनको अनुदान देने की बात करें, लेकिन लगातार किसान की सरकार के सहयोग के बाद क्या कुछ परिवर्तन पिछली सरकारों से आया, सर कुछ बता सकते? देखिए, मैं कहता हूँ 2017 से पहले सरकार थी, उनका कोई भी किसी किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं था, ना किसानों की सेहत की तरफ और ना किसानों की आमदनी की तरफ। आज 2017 के बाद और 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा किसानों की आय को दुगनी करने का काम उन्होंने घोषणा करी थी। उन्होंने घोषणा नहीं करी, उस किसान को दुगनी आय करने की, चौगुनी आय करने का एक अपना निर्णय भी लिया, जिससे कि किसानों की ये आमदन बढ़ी है। सर, ये आखिरी सवाल है, किसान महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, क्या सर उसकी तैयारी है और कितना विशाल रूप इसका होगा? देखिए, किसान कुंभ बहुत ही विशाल रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें शिरकत करेंगे। बहुत बड़ा यहाँ विशाल किसानों का कुंभ लगने वाला है और किसानों की बहुत बड़ी संख्या भी आएगी। प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे और अपने संबोधन में किसानों के लिए बहुत कुछ बताएंगे भी, किस तरह से किसानों की बेहतर हो सकती है। शुक्रिया सर। तो किसान महाकुंभ के पहले उत्तर प्रदेश सरकार महोत्सव का आयोजन किया। इसमें किसानों को तमाम सुविधाएं के देने के साथ साथ किसानों को प्रोत्साहन देना, किसान कृषि जो शिक्षक हैं वो भी शामिल होंगे और साथ ही साथ कृषि यूनिवर्सिटी हैं उनके बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कैमरा रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। और कुशीनगर में पिछले 7 सालों से अधूरे पड़े सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सड़क निर्माण से खुश होकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की श्रीमद् भागवत गीता देकर उनका धन्यवाद किया है और इस सड़क का चयन 2016-17 में राम मनोहर लोहिया सड़क योजना में हुआ था। जब किसी जिले की कोई अधिकारी जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करे तो उस जिले का विकास होना तय है। हम इस समय कुशीनगर जिलाधिकारी कार्यालय पे है, यहाँ पे एक गांव के कुछ लोग आए और उन जिलाधिकारी को श्रीमद् भागवत गीता दे करके उन्होंने धन्यवाद भी अर्पित किया। अब हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, हम जानते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कार्य था जो उनके करने के बाद श्रीमद् भागवत गीता देकर धन्यवाद दिया गया। क्या नाम है आपका? देववंश पांडे। अभी आपने जिलाधिकारी कार्यालय और जिलाधिकारी से मुलाकात किया, क्या मामला पूरा? मामला यह था कि 2016-17 में ग्राम मठिया खुर्द में राम मनोहर लोहिया ग्राम चयनित हुआ था, जो आज तक आधा अधूरा सड़क था, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया गया तो वो जो है इस काम को जो है प्रारंभ कराए हैं। हम लोग आकर के उनको धन्यवाद दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं। एक उसी ग्राम सभा से एक और ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये आखिर यह सड़क कब से अपूर्ण था और अब कब बनना शुरू हुआ है। यह सड़क कब से नहीं बन रहा था? ये सड़क 2016-17 में लोहिया आवास में स्वीकृत हुआ था। आधा अधूरा सड़क बनने के बाद उसके बाद से इस सड़क अधूरा हो गया। ग्रामीणों के आने जाने के लिए बहुत समस्या थी, लोग गिर जाते थे, गाड़ियाँ गिर जाती थीं और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अपना पत्रक दिए, मिले, अपना सारे कार्यक्रम से अवगत कराया। अवगत कराने के बाद से मीडिया बंधुओं ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया, जिसकी वजह से ये अधूरा सड़क पिच निर्माण कार्य जो है इस समय प्रगति पथ पर है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग इसी प्रसन्नता में पूरे ग्रामवासी या जिलाधिकारी महोदय को श्रीमद् भगवत गीता का पुस्तक दे के भेंट किए, उनको धन्यवाद ज्ञापित किए। वो सड़क कितने गाँव को जोड़ती है? वो सड़क जो है काफ़ी गाँव को जोड़ती है। वो मुख्यालय से भी वो सड़क जोड़ती है, जो है डीएम कार्यालय के पीछे से जो रास्ता जाता है वो भी जाके उसी में लिंक होता है। और ये काफ़ी दिनों से सड़क जो है अधूरी पड़ी हुई थी, जिससे काफ़ी गाँवों का वहाँ से लेके NH को भी जोड़ती है, जो बीच से होते हुए जो है, जिसमें आप लोगों का काफ़ी जो है सहयोग रहा, जिसके अथक प्रयास से जो है यह सड़क कार्य संपन्न हुआ है, जिसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और डीएम साहब को गीता भी प्रस्तुत किया गया, लेके जो है उनका सम्मान किया गया। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि 2016-17 में इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन ठेकेदार द्वारा आधा अधूरा छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद ग्रामीणों ने लगातार जिलाधिकारी कुशीनगर से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक चक्कर लगाया, लेकिन यह सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जब हम PWD के प्रांतीय अधिशासी अभियंता से जब इसकी जानकारी लेते थे तो केवल हीला हवाली करते थे, और आज जिलाधिकारी कुशीनगर के प्रयास से उस सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर।
और वहीं लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें हवन और प्रसाद वितरण शामिल रहा। और इस कार्यक्रम में बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि खास तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि के पूजन और हवन का भी प्रसाद का वितरण किया है। लखनऊ उत्तर रेलवे के जीएम शोभन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई है कि रेलवे की प्राथमिकताएं क्या हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेन के जनरल डिब्बों में भी अब एसी होगा और साथ ही डबलिंग का काम पूरा होने के बाद इसकी ट्रेनों की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। तो हमें स्टेट गवर्नमेंट से जो फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से, प्लस जो पिछले बार की जो एक्सपीरियंस है उसमें कैलकुलेट करके उस हिसाब से कैलकुलेट। एनीथिंग न्यू फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट? इस बार कुछ नया न्यू में अटेम्प्ट में यही होगा कि वी एक्सपेक्ट मोर पीपल ज़्यादा लोग आएंगे और उसी हिसाब से नए आरओबीज, नए फुटओवर ब्रिजेस, नए स्टेशन में फैसिलिटीज डेवलप की जाएगी। कितनी ट्रेन एग्जैक्ट कितनी चलेगी वो अभी बताना बहुत। लेकिन सर 3 महीने के अंदर क्या अयोध्या का स्टेशन वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा? अयोध्या में भी आते, पहले मार इसकी बात कर ले, खुद की बात कर ले। तो ये है, और जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं उसका हम लोग का प्लानिंग है कि दिसंबर तक इसको हम लोग पूरे दिसंबर 24 तक कुंभ के लिए जो भी कार्य हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कंप्लीट करें। अब आते हैं अयोध्या का, जैसा आप जानते हैं कि जनवरी में उसका प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर का 22 जनवरी होगा। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी अभी कंस्ट्रक्टिव सेक्शन में है कि आप देखते हैं बाराबंकी से लेकर अयोध्या होते हुए बनारस का जो सेक्शन है खंड है, वो कई जगह अभी भी सिंगल लाइन है। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि इसकी पहले डबलिंग कर लें, क्योंकि डबलिंग करेंगे तो ज़्यादा ट्रेन डील कर सकें, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड किया जा रहा है कि काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी तीर्थयात्री आएंगे, काफ़ी दर्शनार्थी आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, सब तरह के लोग आएंगे, तो काफ़ी ट्रेन चलेंगी। तो डबलिंग का काम सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, उसमें हम लोग लगे भी हुए हैं। और वहीं उन्नाव में आगामी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत कार्यक्रम आयोजित कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें निर्वाचन सूची को समय रहते तैयार करने के इंस्ट्रक्शंस इसमें शामिल है और जिले में मतदाता प्रतिशत कम ना हो। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरे होने वाले नए वोटर्स और जिले में शादी के बाद आने वाली नई दुल्हनों की लिस्ट तैयार कर सभी के निर्वाचन कार्ड बनवाए जाएंगे। आज डाइट परिसर में जो हमारा पुनरीक्षण का 27 आज की तिथि से लेकर 9 दिसंबर तक ये पुनरीक्षण का कार्य लगातार चलता रहेगा। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया था समारोह का, जिसमें कई सारे कॉलेज के बच्चे और साथ में कई बीएलओ हम लोगों के साथ मौजूद रहेंगे। एक कार्यशाला पूर्व में भी हो चुकी, किस प्रकार से किस तिथियों पर विशेष रूप से विशेष अभियान के दिन है, छोटी छोटी जो जानकारी है, जो मूलभूत जानकारी है, कौन से फॉर्म्स हैं, इनके संदर्भ में जानकारी दी गई है और आगे किस तरह से कार्य योजना बनाकर पुनरीक्षण का कार्य संपादित कराया जाएगा उसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी। और मुजफ्फरनगर में 28-29 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा का टेस्ट यानी कि पेट की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधक के साथ बैठक कर नकल विहीन परीक्षा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। लिहाजा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा ने केंद्र व्यवस्थापक को निर्देश दिए हैं कि कोई भी परीक्षा के जो छात्र में परीक्षा की घड़ी में बांधकर वो घड़ी बांधकर ना आए जो भी परीक्षा देने यहाँ पर पहुंचेंगे। 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हर परीक्षा केंद्र पे सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट तैनात है। हर परीक्षा केंद्र पे सेक्टर स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट रहेगा और 3 परीक्षा केंद्र पे सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेगा। तो इसी के संबंध में आज जो केंद्र व्यवस्थापक है इनको और जो बाकी जहाँ स्कूल्स में एग्जाम्स होने वाले सबको बुलाया गया था। जो एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली जो टीम है जो आई है वो भी मीटिंग में थे, उन्होंने डूज एंड डोंट्स को अवगत कराई है। जो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करनी है विस्तार में एडीएम साहब ने, एसपी साहब ने और स्वयं मेरे द्वारा हमको बताया।